नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां सीएम धामी ने एनडीआरएफ के आयोजित तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, सीएम धामी ने कार्यक्रम को इस दौरान संबोधित किया। भारत के जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी भेंट करते हुए इस दौरान सीएम धामी नजर आए हैं। तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम था। एनडीआरएफ द्वारा इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और अब हम सबकी आशा, उत्सुकता और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से हमारे राज्य को साहसिक खेलों और इको टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसमें अनेक साहसिक खेल हैं और इस बार मैं आपको बताऊं कि जहां हमने हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हमारे टिहरी में और शिवपुरी में और शारदा और काली नदी जो हमारी भारत नेपाल की सीमा बनाती है, एक बड़ा स्थान है। आप सब लोगों में से अगर किसी ने वहां कभी सेवा की हो तो जानते होंगे कि वो काली नदी ही जो है भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित करती है। क्यूसी सीमा के इस पार भारत और उस पार नेपाल। तो पहली बार एक रिकॉर्ड बना उस नदी पर रात में रिवर राफ्टिंग की 38वें राष्ट्रीय खेलों की रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई और ये भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हों। फैसले को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठा के देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, उस सभी को बीते दिनों 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना भी की। सीएम धामी ने राज्य सचिवालय में आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य सदस्यों के साथ बैठक में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने राज्य की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों और विकास की आवश्यकताओं पर विस्तार से रोशनी डाली। वित्त आयोग के सफल दौरे के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमें विश्वास है कि आयोग उत्तराखंड की प्रगति और विकास के कार्य करने में हर संभव सहायता करेगा, जिससे अधिक से अधिक राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा। नहीं, हमने सभी जो राज्य की चुनौतियां हैं, राज्य की संभावनाएं हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करी है। और फाइनेंस कमीशन के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का प्रेजेंटेशन भी रहा, सारी बातें रही, आपस में विचार भी हम लोगों ने साझा किए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि ये 16वां फाइनेंस कमीशन हमारे राज्य की प्रगति में, हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य के विकास में अवश्य हमको सहायता करेगा और अधिक से अधिक जो है हमारा प्रोत्साहन करेगा। नहीं, हमने
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उनकी नगद इनाम राशि का पैसा जल्द मिलने वाला है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नगद इनाम राशि को दोगुना कर दिया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अब तक के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर इतनी नगद इनाम राशि किसी भी राज्य में नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में प्रदेश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल मिलाकर 240 के आसपास है। रेखा आर्या ने बताया कि उन्होंने बीते सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रकरण को उठाया था। देखिए, आज बेहद खुशी का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि पिछली बैठक में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, मैंने ये विषय उनके सामने रखा था कि हम लोगों ने अभी तक में जो राष्ट्रीय खेल के हमारे विजेता रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को 25वें पायदान से 7वें पायदान पर लाने का काम किया है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड को देवभूमि से सैन्य भूमि से खेल भूमि की ओर अग्रसर किया है, तो अभी तक हम लोग उन खिलाड़ियों को नगद इनाम धनराशि जो आपके द्वारा घोषित की गई थी, वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाई है। और उसमें अभी तक धनराशि अब बजट प्रबंधन नहीं हो पाया है। ये विषय मैंने उनसे 16वें वित्त आयोग के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमने ये कहा है कि उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की गई है। वहीं कांग्रेस से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया गया है। कांग्रेस ने विशेष पैकेज और ग्रीन बोनस की मांग की है। 16वें वित्त आयोग की बड़ी बैठक हुई और इसमें ये बड़ी मांग रखी गई है। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं, उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। और हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसे डेवलप कि हमारी अपनी आमदनी हो सके, स्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस तरीके के सुझाव कांग्रेस ने और पौड़ी नगर की जल की समस्या को दूर करने के लिए अब एक और पंपिंग योजना तैयार की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने जनपद पौड़ी भ्रमण के दौरान कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से जल आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर पानी की और अधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना पूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नानघाट योजना दी थी। फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा टिटला खंड से यहाँ पानी आया। और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है DPR तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। देखिए, पौड़ी नगर के लिए और बीजेपी के जिला अध्यक्ष और हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर नगरपालिका बड़कोट में भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा मुख्य चौराहे से होते हुए स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी महाराज ने कहा कि पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम का प्रतीक है।
पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है जिसने हमारे 28 निर्दोषों को धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। लेकिन सशक्त नेतृत्व, मजबूत सरकार, 56 इंच का सीना, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने उनके घर में घुसकर हमारी भारतीय सेना का साहस, हमारी मजबूत भारतीय सेना घुसकर उसका जवाब दिया, जिसके उसमें हमारे पूरे भारतवर्ष में एक तिरंगा यात्रा, तिरंगा शौर्य यात्रा हम लोग अपने शहर, जिला मुख्यालय, विधानसभा स्तर पर, तहसील स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। और आज बड़कोट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, इनके साथ मिलकर भी हम सब ने भारतीय सेना के सम्मान में, नरेंद्र भाई मोदी के मजबूत फैसलों के सम्मान में ये तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन बड़कोट में किया। और काबिज नगरी रामनगर विधानसभा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रामनगर में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा रामनगर मुख्य मार्ग होते हुए लखनपुर शहीद पार्क पर संपन्न हुई। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी सहित विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडे के साथ देशभक्ति के नारे भी लगाए। शहीद पार्क में लखनपुर में शहीदों का माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और चलिए अब आगे, जहां जिला योजना की बैठक जैसे ही शुरू हुई वैसे ही कांग्रेस के विधायकों ने योजनाओं को लेकर के आपत्ति दर्ज की। इसमें कांग्रेसी विधायकों ने डीएम के व्यवहार से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं करने पर उन्होंने नाराज होकर बैठक का बहिष्कार किया है। तो कांग्रेस के विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया है। विधायकों ने तमाम तरह के आरोप इस दौरान लगाए हैं। तो ये अहम बैठक थी। जिला योजना की बड़ी बैठक में सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान प्रबंधन पर तमाम आरोप कांग्रेस के विधायक लगाते हुए नजर आए। सबसे पहले तो ऐसा है कि ये जो जिला नियोजन समिति की या जिला योजना की बैठक होती है, इसमें पूरे जिले का परिव्यय होता है। ये बड़े दुख का विषय है कि पूरे उत्तराखंड में 12 कोई भी हो, हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। बाद में ये अपने लोगों को जो है काम बांट देते हैं। और नगर आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में लघु व्यापारियों को नगरीय फेरी नीति नियमावली के तहत बसाए जाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही गंगा के सभी घाटों के पुलों को नो वेंडिंग जोन घोषित कर अतिक्रमण मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। तय ये किया गया कि अन्य 12 वेंडिंग जोनों के फिर से सर्वे कराकर वर्ष 2018 के पंजीकृत सभी स्ट्रीट लघु व्यापारियों को समाहित करने के लिए 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करें। बैठक में लघु व्यापारियों को बसाने के लिए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर के वेंडिंग जोन को व्यवस्थित किए जाने के साथ रोड़ी बेलवाला महिला बिग वेंडिंग जोन की महिलाओं को उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। टीवीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूं नंदन कुमार जी ने जैसे चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी जिनको वहाँ पर दुकान आवंटित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहती है। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।
फिर टॉल वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहती है। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार। और सिडकुल हरिद्वार में संघर्ष ट्रेड यूनियन और भोजन माताओं के साथ अन्य कई कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा रोशनाबाद में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। धरना प्रदर्शन करने वाले श्रमिक नेता का कहना है कि आज जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा अपने चरम पर है, उसके चलते मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि अभी महज कुछ दिन पहले ही एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों के साथ कंपनी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके चलते जब कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तब उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाकर उन पर फर्जी मुकदमे तक दर्ज कर दिए गए। मामला है एंकर पैनासोनिक में महिला मजदूरों ने हड़ताल करी थी और वहां पर इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी गए उनको समर्थन देने और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद ड्यूटी छूटने के बाद कई अलग अलग कंपनियों के मजदूर भी आए उनको समर्थन देने, लेकिन सिडकुल पुलिस और एंकर पैनासोनिक के प्रबंधन वर्ग द्वारा फर्जी मुकदमे लगा दिए गए कि महिलाओं को उकसाकर रोड पर बिठाया गया, जाम लगाया गया और जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। ये फर्जी मुकदमे के विरोध में हम लोगों ने 4 तारीख को सिडकुल प्रशासन का, सिडकुल पुलिस का और एंकर पैनासोनिक का पुतला फूंका था और ये बताया था कि 15 दिन के अंदर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो हम इस आंदोलन को आगे। और हरिद्वार की माया देवी पार्किंग में गुजरात के यात्रियों के बस ड्राइवरों के साथ दबंगों द्वारा की गई मारपीट से यात्रियों में नाराजगी बनी हुई है। चारधाम यात्रा कर लौटे यात्रियों के दल ने प्रशासन से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बाहरी यात्रियों से बदसलूकी करने वाले लोगों पर सख्ती करने की मांग की। यात्रियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से यात्री उत्तराखंड और हरिद्वार की अच्छी छवि मन में लेकर यहाँ पहुंचते हैं, हालांकि उनसे बदसलूकी होने पर उन्हें काफी निराशा होती है। हरिद्वार के एसएसपी का ये कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं ये कहना चाहते पूरा जो हरिद्वार है, हम सनातन से जुड़े, ज़्यादा कह नहीं सकता लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे कि हरिद्वार का अब मुझे चोरद्वार दिखने लगा है। उसमें थोड़ा सुधार पानी करे, उससे यहाँ का जो मुख्यमंत्री कोई भी शासन है थोड़ी कार्यवाही अच्छे से करे और जेब कतरो इतना बड़ा घूमते घाटों पर तो उसका भी पूरी निगरानी अच्छे से रखे। बहुत सा डर है, जो घटना हुई तब से कोई घूमने नहीं गया। ये लोग को परसों जाना था, वो आज चला जाने वाला, हरिद्वार नहीं घूमा, उसने नहीं देखा क्योंकि सनातन धर्मियों की ये राजधानी है हरिद्वार। डर लगता है जाने में, कई दिक्कत होती है, सब लोग गुंडे लोग हैं, सब हमें मारपीट करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ तो रहने वाले हैं ही नहीं। ये सब तो हरिद्वार में तो सब बोलते हैं स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग होता है? ऐसा स्वर्ग तो होता ही नहीं ना कभी। तो जैसे कुछ गए ही नहीं, कहीं घूमने ही नहीं गए, इधर ही है, खाना ही नहीं पकाया है ना, कहीं जाएंगे, किसी को डर लग रहा है। क्या मांग करेंगे, हमारा ये सब है ठीक करा दे हमें और अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरे हरिद्वार में। डर लगता है। देखिए, पार्किंग में जो घटना अभी हुई थी उसके संबंध में अभी विस्तृत एसपी सिटी से मेरी संबंध में वार्ता हुई है। एक उनकी गाड़ी के साथ जो आपस में ही जो ड्राइवर्स के बीच में, जो कंडक्टर क्लीनर्स के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको लेके ये मारपीट आगे बढ़ी थी। अगर कोई भी आपराधिक तत्व इस प्रकार की घटना में सम्मिलित है या रहेगा उसको हम पता लगाएंगे। अगर ऐसी कोई चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा प्रदेश भर के लोक कलाकारों के लिए रोजगार के बड़े साधन खोले गए हैं। सभी 13 जिलों के कलाकारों के ऑडिशन सूचना विभाग में कराए जा रहे हैं ताकि उनको सूचना विभाग की पॉलिसी के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सके। 13 मई से गढ़वाल के सभी 7 जिलों के ऑडिशन शुरू किए गए थे। इसमें तकरीबन 190 दलों के अपने ऑडिशन और इंटरव्यू दिए गए हैं। इसके बाद 26 मई से कुमाऊं मंडल के सभी जिलों में ऑडिशन शुरू किए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन पहुंचने के लिए प्रदेश के कलाकारों की सहायता ली जाती है। इसके माध्यम से वो गांव-गांव में जाकर संगीत, गानों और नुक्कड़ नाटकों से के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसीलिए प्रदेश भर के सभी कलाकारों के ऑडिशन कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कलाकारों को एक बेहतर मंच मिलता है। निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उसके लिए प्रत्येक 3 वर्ष में हम लोग ये ऑडिशन लेते हैं पूरे उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, और जिसके ऑडिशन आजकल 13 तारीख से लगातार यहाँ देहरादून में चल रहे हैं गढ़वाल मंडल के, और 26 तारीख से
हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के होंगे। गढ़वाल मंडल के जो ऑडिशन है वो लगभग 180-190 दल के आसपास में पार्टिसिपेट किया है। लोगों ने अपने यहाँ पे अपना साक्षात्कार दिया है, जो उनके ऑडिशंस होते हैं उसके। इससे जहाँ एक और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य है, जो ग्रामीण एरिया होता है उसके इन दलों के माध्यम से, नाट्य दल, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से जो एक योजनाएं आम जन तक पहुंचती है, उसके साथ ही एक रोजगार का भी एक अच्छा माध्यम होता है। और हमें लगता है कि जब तक पूरे ऑडिशन होंगे तो लगभग शायद यदि जो सिलेक्शन होंगे तो 2 से 2,500 हज़ार कलाकारों को इसमें रोजगार प्राप्त हो सकेगा। और साथ ही जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, नीतियाँ हैं। और अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। अल्मोड़ा जिले में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में इस दौरान गिरावट भी दर्ज की गई है। इस दौरान लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया। वहीं आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। तो आप देखिए, अल्मोड़ा में भारी बारिश देखा जा रहा है और इस दौरान आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर के अलर्ट भी जारी किया है। और देखिए, जो भविष्यवाणी पहले मौसम विभाग की तरफ से की गई थी वो सही साबित हुई है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में तैनात मंडी सहायक को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग का राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया। इसके अलावा उनको समाज शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। राष्ट्रीय सदस्य बनने और अवार्ड मिलने से मंडी सहायक चंद्रशेखर काफी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। अब भविष्य में उनको डॉक्टर चंद्रशेखर के नाम से अलग पहचान मिलेगी। इस बड़ी उपलब्धि पर मंडी समिति के कार्यालय में स्थानीय लोगों ने डॉक्टर चंद्रशेखर को सम्मानित किया है। चंद्रशेखर मूल रूप से बागेश्वर के रहने वाले हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आज विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऑनरी डायरेक्टेड अवार्ड काउंसिल द्वारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मुझे डॉक्टरेट उपाधि से नवाजा गया है एवं विश्व मानवाधिकार संरक्षण राष्ट्रीय मेंबर भी बनाया गया है। ये सम्मान मुझे पीस अम्बेसडर डॉक्टर CL चंद्रलाल भारती के हाथों द्वारा प्रदान किया गया, जो मेरे लिए बड़ा गौरव का पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां चारधाम यात्रा के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विश्लेषण टीम ने बड़कोट में 56 विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्राथमिक परीक्षण किया। इसमें 16 खाद्य पदार्थ मानक अनुसार नहीं पाए गए। इसमें दूध, मिठाइयों और मसाले के नमूने शामिल हैं। इस दौरान टीम ने बड़कोट बाजार में लगभग 70 उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के उपभोग के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने बताया कि उनका उद्देश्य संपूर्ण यात्रा मार्ग में यात्रियों को स्वच्छ गुणवत्ता युक्त पदार्थ उपलब्ध कराना और यात्रियों के बीच गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के उपभोग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में बारात में गए 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। बारात में एक ही पक्ष के लोग थे, आपस में रिलेटिव और परिचित हैं। तो किसी बात को लेके जब यूपी में बारात गई थी तो वहां झगड़ा हुआ। बताते हैं वापस आके फिर एक बार झगड़े हैं, तो आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हुआ था और हॉस्पिटल में बताते हैं उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने जो हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ जारी है और जल्दी इसको वर्कआउट करें। बारात में एक ही पक्ष के लोग थे, आपस में रिलेटिव और परिचित हैं। तो किसी बात को लेके जब यूपी में बारात गई थी तो वहां झगड़ा हुआ। बताते हैं वापस आके फिर एक बार झगड़े हैं, तो आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल हुआ था और हॉस्पिटल में बताते हैं उसकी डेथ हो गई। तो उसमें हमने जो हत्या का मुकदमा। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।